हेलो दोस्तों, हम लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन की बुक को कवर कर रहे थे। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 38 तक कवर कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 39 जिसमें हम पंचायती राज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको कवर करेंगे हम। तो हमेशा की ही तरह हम इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे सब हेडिंग्स के माध्यम से कवर करेंगे। सबसे पहले हम पंचायती राज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से पंचायती राज का इवोल्यूशन हुआ है, कौन कौन सी कमिटीज़ का फॉर्मेशन हुआ और तब जाके पंचायती राज का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ। ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, पंचायती राज के बारे में सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी चाहिए। जैसे इंडिया ने अपने देश में फेडरल सिस्टम को अपनाया है। नॉर्मली आप देखेंगे फेडरल सिस्टम में आपको 2 टियर गवर्नमेंट देखने को मिलता है, लेकिन हमारे देश में 1992 के बाद से जो 2 टियर का गवर्नमेंट था ये 3 टियर गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गया था, और इस तीसरे टियर के रूप में हमें पंचायती राज सिस्टम देखने को मिलता है। पंचायती राज जो है ये हमारे देश के अंदर जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको सिग्निफाई करता है। पंचायती राज का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे इंडिया के हर स्टेट्स में है, और इस पंचायती राज का इस्टेब्लिशमेंट स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से होता है, ना कि पार्लियामेंट के एक्ट से। और इसको इस्टेब्लिश करने का पर्पस ये होता है कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को बिल्ड किया जा सके, लोकतंत्र को स्थापित किया जा सके। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि 1992 से पहले हमारे देश में 2 टियर गवर्नमेंट हुआ करती थी। 1992 में आप देखेंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जिसको हम शॉर्ट में पीआरआईज कहते हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया था। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से होता है, तो इसलिए आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट का पार्ट होगा। तो ये हमारे स्टेट लिस्ट में 5th एंट्री में है, जो कि 7th शेड्यूल का पार्ट है। तो इस तरीके से ये 4-5 बातें आप सबसे पहले तो पंचायती राज के बारे में ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं पंचायती राज के इवोल्यूशन के बारे में। अब यहाँ पे हम टोटल 6 कमिटीज़ की बात करेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से इन 6 कमिटीज़ ने हमारे देश के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन में अपनी भूमिका निभाई है। अपना जो इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है उसके माध्यम से इन्होंने काफ़ी मदद की है, ताकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक सिग्निफिकेंस प्राप्त हो सके। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारे देश में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। तो पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने में सबसे पहली जो कमेटी थी उसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी ऑफ 1957। अब इस कमेटी का अगर हम बैकग्राउंड देखें दोस्तों, तो इस कमेटी को इस बात के लिए अपॉइंट किया गया था कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 का चल रहा था और जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस चल रहा था 1953 का, इसके वर्किंग को एग्जामिन करें। तो इसी दोनों प्रोग्राम और इसके वर्किंग के दौरान इन्होंने जो भी अपने रिकमेंडेशंस दिए, उसी रिकमेंडेशन से हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जो कि अल्टीमेटली पंचायती राज के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने आखिर कौन कौन से रिकमेंडेशंस दिए थे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमारे देश के अंदर एक पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए जो 3 टियर वाला होगा, जिसमें ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होगा, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होगा और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होगा। फिर इन्होंने विलेज पंचायत के बारे में कहा कि विलेज पंचायत के जो मेंबर्स होंगे उनका इलेक्शन डायरेक्टली होगा, और पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर्स का इलेक्शन इनडायरेक्टली होगा। बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में बनाने की बात की थी। इसके अलावा जो जिला परिषद था वो एक एडवाइजरी और एडवाइजरी और सुपरवाइजरी बॉडी के रूप में हमें जिला परिषद देखने को मिलेगा। यहाँ पे माफ कीजिएगा, इसको जरा स्पेल, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि जो डेमोक्रेटिक बॉडीज़ हैं पंचायती राज के, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए उनको एक जेन्युइन पावर का ट्रांसफ़र होना चाहिए, साथ ही साथ उनको एडिक्वेट रिसोर्सेज भी ट्रांसफ़र किए जाने चाहिए, ताकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी उनको फंक्शंस दिए हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, उनका वो अच्छे तरीके से डिस्चार्ज कर सके। तो इनके रिकमेंडेशंस को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्सेप्ट किया, लेकिन काउंसिल ने इनके एक सिंगल रिजिड पैटर्न वाले रिकमेंडेशन को
नकार दिया। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था इसने कहा कि हर एक स्टेट के पास इस बात का अधिकार होगा कि वो अपने लोकल कंडीशन के लिए जो भी पैटर्न सूटेबल है उसके हिसाब से अपने स्टेट्स के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करें। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी स्टेट में 2 टियर देखने को मिलेगा तो किसी स्टेट में 3 टियर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसके मोस्टली रिकमेंडेशंस को तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने मान लिया था। अब माफ़ कीजिएगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे राजस्थान हमारे देश का पहला ऐसा स्टेट था जिसने सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 1959 में अपने नागौर डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने हालांकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को 1960s तक क्रिएट कर लिया था, लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो नंबर ऑफ टीयर्स होते थे, उस नंबर ऑफ टीयर्स में जो समिति और परिषद का पोजीशन होता था, इनके पोजीशन में अंतर होता था। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि राजस्थान में 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिला था। वहीं तमिलनाडु ने 2 टियर सिस्टम को अपनाया था। वेस्ट बंगाल ने तो 4 टियर सिस्टम को अपनाया था। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेट्स ने, लगभग सारे स्टेट्स ने 1960s तक अपने देश के, अपने राज्य के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर लिया था, लेकिन उनके टीयर्स में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है और जो समिति और परिषद होता था उसके पोजीशन में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बलवंत राय मेहता कमेटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी और इनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पायनियर के रूप में देखा जाता है। अगली जो कमेटी दोस्तों, वो कमेटी थी अशोक मेहता कमेटी, जिसे 1977 में बिल्ड किया, इस्टेब्लिश किया गया था, अपॉइंट किया गया था। इनके रिकमेंडेशंस की बात करें तो इन्होंने 3 टियर सिस्टम को 2 टियर सिस्टम से रिप्लेस करने की बात की, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होता और विलेज के लेवल पे मंडल पंचायत होता। और ये विलेज ऐसे विलेज होते जिनकी टोटल पॉपुलेशन 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में होती। तो जो जिला परिषद था उसको अशोक मेहता कमेटी ने एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने की बात की। बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायत समिति को उन्होंने एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने की बात की थी और जिला परिषद को केवल सुपरवाइजरी और एडवाइजरी बॉडी बनाने की बात बलवंत राय मेहता कमेटी ने की थी। तो यहाँ पे ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अशोक मेहता कमेटी ने पॉलिटिकल पार्टीज के पंचायती राज इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन की बात की। इन्होंने फिर SC ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और वुमेन के रिजर्वेशन की भी बात की। साथ ही साथ अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की भी मांग उठाई। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि पंचायती राज बॉडीज़ को स्टेट फाइनेंस कमीशन से फंड्स एलोकेट किए जाएं। अब अशोक मेहता जो कमेटी थी वो जनता गवर्नमेंट के दौरान आई थी। तो जैसे ही जनता गवर्नमेंट कोलैप्स हुई अपने टर्म के कंप्लीशन से पहले, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सका। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जहां बलवंत राय मेहता कमेटी ने हमारे देश के अंदर भारत में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन रखा, वहीं अशोक मेहता कमेटी ने इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रिवैम्प किया और एम्पावर किया, और जो कि हमारे देश के अंदर इमरजेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगली इंपॉर्टेंट कमेटी दोस्तों GV के राव कमेटी है, जिसका गठन 1985 में किया गया था। इस कमेटी को ने ये कंक्लूजन दिया कि हमारे देश के अंदर जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके ब्यूरोक्रेटाइज्ड हो रहा है, वो पंचायती राज से डाइवॉर्स्ड हो रहा है, मतलब दूर हो रहा है। तो इस वजह से इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या इनके रिकमेंडेशंस थे। सबसे पहला, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट को स्ट्रेंथन करने पर जोर दिया और इसको एज अ कोर यूनिट डेवलप करने की बात की। इसके साथ साथ इन्होंने ज़िला परिषद को पिवटल बॉडी डिक्लेयर किया। फिर इन्होंने पंचायती राज को रिवाइटलाइज करने की भी बात की। साथ ही साथ पंचायती राज को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सिस्टम देने की भी इन्होंने बात की, और इन्होंने ये भी कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए। तो इस कमेटी ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया हमारे देश के अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को बिल्ड करने में। जो अब देखेंगे, जब मैं आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे कितनी सारी कोशिशों के बाद हमारे देश में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1992 का, ये पास हो पाता है। तो इस कमेटी ने
इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मोमेंटम को बिल्ड करने में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले किया था। और तब जाके हम देखते हैं 1992 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। अब जीवी के राव कमेटी के बाद जो अगली कमेटी आती है वो है एल एम सिंघवी कमेटी, जिसको 1986 में बनाया गया था। इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया जाए, साथ ही साथ क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए न्याय पंचायत को भी इस्टेब्लिश किया जाए। इसके अलावा इन्होंने फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ग्राम सभा को स्वीकारा, और इन्होंने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रेगुलर इलेक्शंस की बात की। साथ ही साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के आर्बिट्ररी डिसोल्यूशन से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए इन्होंने जुडिशियल सेफगार्ड्स देने की भी बात की। तो ये दोस्तों एल एम सिंघवी के रिकमेंडेशन थे। इसके बाद आता है थुंगन कमेटी, जिसको 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस कमेटी ने कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दिया जाए और 3 टियर का जो स्ट्रक्चर है पंचायती राज में उसको हमारे देश के सारे स्टेट्स में यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट किया जाए। अब मैंने आपको बताया कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर का जो सुझाव दिया था, उस 3 टियर के सुझाव को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने नकार दिया था, और उन्होंने स्टेट्स के ऊपर इस बात को छोड़ दिया था कि वो अपने जो लोकल पैटर्न होते हैं उसके हिसाब से जो भी सूटेबल टियर्स होंगे, जो भी सूटेबल पैटर्न होंगे, उसके आधार पे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करेंगे। तो थुंगन कमेटी ने भी 3 टियर स्ट्रक्चर की बात की, लेकिन इन्होंने 3 टियर स्ट्रक्चर को हमारे देश के अंदर सारे स्टेट में यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट करने की बात की। इसके अलावा थुंगन कमेटी ने हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा रेगुलर इलेक्शन कराने की भी बात की। इसके साथ साथ इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग करवाने की बात की। इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने की बात की। फिर इसके अलावा इन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जुडिशियल प्रोटेक्शन देने की भी बात की। तो ये सारे रिकमेंडेशन थुंगन कमेटी ने दिए थे। अब इसके बाद जो कमेटी आती है गाडगिल कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी हो जाती है। इसके रिकमेंडेशंस को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसके रिकमेंडेशन के बाद ही हमारे देश के अंदर जो है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने का जो बिल्डअप चल रहा था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और उसको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है ये कमेटी। तो इस कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले इन्होंने भी पीआरआईज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की। पीआरआईज मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इन्होंने भी 3 टियर स्ट्रक्चर की बात की। इन्होंने ये भी कहा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का टर्म 5 साल फिक्स हो जाना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पंचायत के जितने भी लेवल्स हैं उन सारे लेवल के मेंबर्स, चाहे वो विलेज के लेवल पे ग्राम सभा हो, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे वो जिला परिषद हो, है ना, जिला परिषद हो, इन तीनों टियर के मेंबर्स जो भी होंगे उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा। ऐसी बात गाडगिल कमेटी ने की थी। फिर इसके बाद आप देखेंगे इन्होंने ये भी कहा कि पंचायती राज बॉडीज़ को एम्पावर किया जाए कि वो टैक्सेस और ड्यूटीज़ को कलेक्ट भी कर सके और अप्रोप्रिएट भी कर सके। इसके साथ साथ इन्होंने एक स्टेट फाइनेंस कमीशन के इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी हमारा ध्यान खींचा, जो कि पंचायत के फाइनेंसेस को एलोकेट करेगा। तो इन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए उसने हमारे देश के अंदर जो 73rd अमेंडमेंट बिल आया है उस बिल के ड्राफ्टिंग के लिए एक बेसिस प्रदान किया, और इसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। तो अगर मैं इस सारे कमिटीज़ को समराइज़ करूं, इनको इनके क्रोनोलॉजी में लिखूं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी है। इसके बाद आप अशोक मेहता कमेटी देखेंगे, फिर उसके बाद जीवी के राव कमेटी देखेंगे, एल एम सिंघवी कमेटी देखेंगे, थुंगन कमेटी देखेंगे और गाडगिल कमेटी देखेंगे। तो इस तरीके से आप इस एक स्लाइड में आप इस कमेटी के सारे क्रोनोलॉजी को याद रख सकते हैं, जिससे यूपीएससी ने पहले भी सवाल पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की। अब मैंने आपको बताया कि टोटल 6 कमिटीज़ का गठन हुआ। इसके अलावा भी कई सारे वर्किंग ग्रुप बनाए गए, वर्किंग कमिटीज़ बनाई गई। तो उन सब ने जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन पे जोर दिया, तो फिर सरकार ने भी इस कदम में अपना सहयोग देना शुरू किया। अब देखिए, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 64 अमेंडमेंट बिल 1989 में लाकर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की कोशिश की। अब ये बिल लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया, तो ये बिल कोलैप्स कर जाता है। इसके बाद वीपी सिंह गवर्नमेंट ने भी एक अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में 1990 में, लेकिन वीपी सिंह की सरकार गिरने के साथ ही ये बिल भी लैप्स कर गया।
और अंत में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में इस बिल के जितने भी कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स थे उन सबको मॉडिफाई किया गया और उसके बाद इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में 1991 में, जिसे हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। और ये बिल बाद में जाके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाता है ऑफ 1992 और ये एक्ट 24 अप्रैल 1993 से इफेक्ट में आ जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इवोल्यूशन को हमने देखा और आगे की चीज़ों को हम अलग अलग करके देखेंगे क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो मैं नहीं चाहता कि आप पे भी एक बर्डन सा आ जाए इस पूरे चैप्टर को कवर करने में, तो मैं छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का ये पूरा चैप्टर आपके साथ कवर करूँगा। इस चैप्टर में मैंने जितनी भी बातें की वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं बहुत ही जल्दी इसके अगले जो भी बातें हैं उसके साथ में आपसे मिलूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने इस पूरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से ही मेरे अंदर भी एक इंथुजियाज़म आता है और उस इंथुजियाज़म की वजह से मैं रोज़ नए नए चीज़ों को लेके आता हूँ। जैसे मैंने अभी आप सबके लिए डेली एडिटोरियल का करंट अफेयर्स शुरू किया है, जिसमें मैं एडिटोरियल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करेंगे उन सारे आर्टिकल्स को आपके साथ डिस्कस करता हूँ, एनसीईआरटीज़ में कवर कर रहा हूँ। तो आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।